हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, 2023-24 का पेपर नंबर 2 हम जो कर रहे हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस अभी भी बचे हुए हैं। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे सामने है जिसको हम करने वाले हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आरएमएस वैल्यू इज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल। तो बच्चों, ये तो आपको बात पता है कि जो आरएमएस वेलोसिटी होती है वो इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल के स्क्वायर वेलोसिटी के स्क्वायर के एवरेज का रूट हुआ करता है। राइट। तो ये बात तो आपको पता है। मैं किस बात के पता होने की बात कर रहा हूं, आपको पता है कि अगर जो वीआरएमएस होता है ये होता है, सबसे पहले स्क्वायर निकाल लीजिए। एन मॉलिक्यूल है अगर आपके पास गैस के अंदर, तो वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 टू वी एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन कर दीजिए। तो स्क्वायर्स का एवरेज हो जाएगा। स्क्वायर का क्या हो जाएगा? एवरेज। तो इसको मीन स्क्वायर स्पीड स्पीड बोलते हैं, और अगर आप इसको अंडर रूट कर लें तो ये कहलाता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, आरएमएस। तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आरएमएस वैल्यू इज द स्क्वायर रूट होती है किसका? मीन का। और किसके मीन का? स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, है ना। स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के इंडिविजुअल वेलोसिटी के मीन के इक्वल होती है, मीन के स्क्वायर रूट के इक्वल होती है। एंड द एवरेज वेलोसिटी इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। कह रहा दूसरी चीज, जो एवरेज वेलोसिटी होती इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस एट गिवन टेम्परेचर। अगर आप बात करें अर्थमेटिक वेलोसिटी की, वी एवरेज, तो जो बेटा वी एवरेज आया करती है वो कितनी होती है? दैट इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री डॉट 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 वी एन होल डिवाइडेड बाई एन। ये वी एवरेज हुआ करता है। हम्म, चलिए, अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि एवरेज के बारे में बात कर ली। अब आपके बाद में यहाँ पे ग्राफ आपको दिखाया गया है ना। एवरेज वेलोसिटी के बारे में क्या कहा क्वेश्चन ने? एंड एवरेज वेलोसिटी इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, अब आप इस ग्राफ को अच्छे से अंडरस्टैंड करिए। ये सारी चीजें दे दी गई हैं, अब इसके बाद में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये ग्राफ जो है, ये देखिए क्या कहा जा रहा है इस ग्राफ के बारे में। देखिए, थोड़ा सा देखिए ग्राफ को अच्छे से ऑब्जर्व करिए। ये ग्राफ बेटा यहां से उठा, इस पॉइंट से, और फिर इसके बाद ये ग्राफ इस तरीके से आ रहा है। तो सबसे पहले ये जानना चाहिए कि किस एक्सेस का ग्राफ है। ये ग्राफ किन दो चीजों के बारे में है? तो यहां पर बेटा दो एक्सेस हैं इस ग्राफ में। एक है स्पीड एक्सेस, राइट। स्पीड को यू से शो किया गया है जिसको हम वी से मानते हैं। और दूसरा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर? तो यहां पर तीन स्पीड दी गई हैं। यहां पर तीन स्पीड दी गई हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये स्पीड यहाँ पे दिख नहीं रही है, मैं बना देता हूँ। ये देखिए, ये होता है बेटा वी आर एम एस। इस स्पीड को बोलते हैं वी आर एम एस। यहाँ पर जो स्पीड है बेटा, ये वी आर एम एस है। मतलब सबसे ज्यादा जो स्पीड है वो वी आर एम एस हुआ करती है। उसके पहले कौन सी स्पीड है बेटा? एवरेज। और उसके सबसे कम जो स्पीड है, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसको बोलते हैं यू एम पी। तो यदि आप इस एक्सेस में देखें तो सबसे आगे कौन सी है? वी आर एम एस है। तो वी आर एम एस इज ग्रेटर देन, सबसे ज्यादा स्पीड वी आर एम एस होती है। फिर उसके बाद क्या होती है? वी एवरेज। और उसके बाद क्या होती है? वी वी मोस्ट प्रोबेबल, वी मोस्ट प्रोबेबल, राइट। हाँ, तो ये जो स्पीड आपको मिल रही है इस पॉइंट पे, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। इसको यूपी से शो किया गया है यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये क्या होती है बेटा? ये माना जाता है कि किसी दिए गए गैस सैंपल में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स जिस स्पीड में पाए जाते हैं,
दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो आप देखिए इसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं सबसे ज्यादा है। फिर एवरेज के मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थोड़े से कम हो गए हैं, एंड वीआरएमएस के मॉलिक्यूल जो हैं सबसे कम है, राइट। हाँ, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा किस में है? मोस्ट प्रोबेबल में। फिर उसके बाद उससे कम है अपने पास में एवरेज में, और उससे कम किस में है? वीआरएमएस में। बट स्पीड के मामले में उल्टा है, आरएमएस स्पीड सबसे ज्यादा होती है, उससे कम एवरेज स्पीड, और उससे कम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। यस। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। मून हैज नो एटमॉस्फेयर। मून के पास एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? तो बेटा ये तो ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि बेटा जो मून के लिए जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो बहुत कम हुआ करती है, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, v इज एस्केप इक्वल्स टू अंडर रूट टू स्मॉल g इंटू आर। ये अर्थ के लिए होती है, राइट। तो अर्थ के लिए जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये अर्थ की एस्केप वेलोसिटी होती है, जबकि मून के अंदर ग्रेविटी बहुत कम है, तो मून की एस्केप वेलोसिटी जो है वो बहुत ही कम है। इवन बच्चों, जो मून की एस्केप वेलोसिटी है वो बेटा गैसेस के आरएमएस वेलोसिटी से भी कम है। मतलब वी एस्केप फॉर मून इवन लेस देन द आरएमएस स्पीड ऑफ गैस। बेटा जो गैसेस होती हैं उनकी आरएमएस स्पीड से कम होती है, मतलब एस्केप वेलोसिटी बहुत ही कम है और आरएमएस वेलोसिटी ज्यादा होती है गैसेस की। तो जब आरएमएस वेलोसिटी से गैसेस चलेंगी तो वो क्या कर जाएंगी? एस्केप कर जाएंगी, मतलब एटमॉस्फेयर को छोड़ करके चली जाएंगी। तो आंसर क्या होगा इसका? आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑल द गैसेस ऑफ मॉलिक्यूल इज मोर देन द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द मून सरफेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? सी। क्योंकि यहां पर जो आरएमएस स्पीड होती है ज्यादा होती है और एस्केप स्पीड कम होती है। अब मान लीजिए एस्केप स्पीड की रिक्वायरमेंट है 6 की और आपकी स्पीड 10 की है, तो 10 में तो आपको एस्केप होना ही पड़ेगा, क्योंकि 6 की रिक्वायरमेंट ही है एस्केप की, राइट। क्लियर। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज मोर देन दैट ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑन द मून सरफेस। ओके। तो जो आरएमएस वेलोसिटी होती है ऑल द गैसेस मॉलिक्यूल्स की, वो एस्केप वेलोसिटी जो मून सरफेस के लिए रिक्वायरमेंट होती है उससे कहीं ज्यादा होती है। इस वजह से मॉलिक्यूल एस्केप कर जाते हैं और मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है, राइट। देन फॉर एन आइडियल गैस सीपी अपॉन सीवी। बेटा ये तो सबको पता था कि सीपी बाई सीवी गामा होता है। सीपी बाई सीवी इज गामा, राइट। और गामा बेटा ग्रेटर देन 1 होता है, ओके। तो Cp बाई Cv इज ग्रेटर देन 1। तो क्या आएगा इसका आंसर बेटा? C इज द करेक्ट आंसर, इट इज ग्रेटर देन 1। ओके। और वैसे यदि Cp माइनस Cv की वैल्यू आपको पता है R होती है, मतलब Cp बड़ा होगा और Cv छोटा होगा, तभी तो वैल्यू R आ रही है। मतलब Cp ग्रेटर देन Cv। सो बड़े में से अगर आप छोटे को डिवाइड करेंगे तो रेशियो कितना आएगा? 1 से बड़ा आएगा। तो करेक्ट आंसर ग्रेटर देन 1। सो सिंपल, राइट। देन इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज रूट 5 टाइम्स दैट ऑफ नाइट्रोजन। ओके, इफ T is the temperature of the gas, then TH2 equals to TN2, TH2 less than TN2, none of these, and TH2 is greater than TN2। यहां पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हमको रिलेट करना है, तो VRMS का फॉर्मूला हमको यहाँ पे सबसे पहले जानना चाहिए कि VRMS का फॉर्मूला क्या होता है, राइट। तो VRMS इज इक्वल्स टू अंडर रूट, बताइए VRMS का फॉर्मूला क्या होता है? तो बच्चों सबसे पहले हमें यहाँ पर VRMS स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए टेम्परेचर के टर्म्स में। सो VRMS इक्वल्स टू 3RT अपॉन कैपिटल M। M इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। तो यहाँ पे कह रहा है द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज रूट 5 टाइम्स ऑफ नाइट्रोजन। If T is the temperature of the gas, then TH2 equal to TN2, TH2 is less than TN2 and TH2 greater than TN2। और आपको बताना है कि क्या सीन यहाँ पर होगा।
ठीक है ना। और क्या दे रखा है कि रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन जो है √5 ऑफ नाइट्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन की वेलोसिटी नाइट्रोजन के 5 गुने के इक्वल पे है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। मतलब वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स या √5 टाइम्स ऑफ नाइट्रोजन। ओके, अंडर √5 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन। टेम्परेचर में यहाँ कैलकुलेशन की बात पूछी गई है, तो चलिए फॉर्मूला पुट कर देते हैं। 3 RT, सो 3 R टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन ले लेते हैं अपॉन 3RT/m। अब देखिए हाइड्रोजन गैस का जो मास होता है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल 2 यूनिट में हुआ करते हैं, H2, तो हाइड्रोजन का मास कितना होगा 2 यूनिट, राइट। तो यहाँ पे 2 पुट कर दें, इज इक्वल्स टू √5, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा √3 R T नाइट्रोजन पॉन नाइट्रोजन का मास कितना होता है बेटा 28, क्योंकि नाइट्रोजन की गैस N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और नाइट्रोजन के 1 यूनिट का मॉलिक्यूल 14 होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ 14 दैट इज इक्वल्स टू 28, तो यहाँ पे 28 हो गया, राइट। अब R से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा रूट के अंदर ही, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल है। अब आप यदि इसको स्क्वायर कर लें तो T हाइड्रोजन अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स T नाइट्रोजन अपॉन 28, राइट। अब यहां से देखिए T हाइड्रोजन ऊपर रखिए और T नाइट्रोजन ऊपर रखिए यहाँ पे, तो नीचे से 2 ऊपर जाएगा, 5 2 जा 10 अपॉन 28, राइट। 10/28 काट दीजिए, आप काटना हो तो काट दीजिए। वैसे सामने दिख रहा है कि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब इट इज रेशियो इज लेस देन 1। अब रेशियो लेस देन 1 है, इसका मतलब T हाइड्रोजन अपॉन T नाइट्रोजन इज लेस देन 1, है ना। इसको यहाँ ले जाइए, मतलब रेशियो जब भी लेस देन 1 आता है मतलब न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, और यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, T हाइड्रोजन लेस देन T नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा T हाइड्रोजन लेस देन T नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो बेटा इसमें VRMS का फॉर्मूला लगा है, और VRMS का फॉर्मूला याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, √3RT/m। ओके, हाँ, स्पीड √3RT/m। और यही साउंड की स्पीड यदि आप पूछते हैं तो फॉर्मूला आता है, साउंड की स्पीड भी लगे हाथों बताई दी जाती है आपको यहाँ पे। साउंड की स्पीड का फॉर्मूला आता है स्पीड ऑफ साउंड, V साउंड इज इक्वल्स टू गामा √P/ρ, ठीक है ना, √P/ρ। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या कह रहा है। सपोज द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज ट्रिपल्ड एंड N2 molecules dissociate into an atom, then what will be the RMS speed of an atom? None of these, V0/6, V0√3 एंड V0। अब प्रॉब्लम तो यहाँ पे ये है कि भैया ये V0 हमसे क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि हमको V0 तो इसने दिया नहीं है कुछ। ओके, V0 तो हमको कुछ दिया ही नहीं है, तो हम क्या पता लगाएं इसमें, क्योंकि हमको तो ये देख करके कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये करना क्या चाह रहा है। इसमें कह रहा है सपोज द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज ट्रिपल्ड एंड N2 molecules dissociate into an atom, और N2 molecule जो है वो एटम में डिसोसिएट हो रहा है, तो अब नई वाली स्पीड RMS स्पीड ऑफ एन एटम कितनी हो जाएगी। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, हम इस सीन को बना करके इस क्वेश्चन को कोशिश करते हैं। हमको सीन क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है RMS स्पीड का, VRMS स्पीड इक्वल टू कितना होता है √3RT अपॉन कितना मॉलिक्यूलर मास m गैस के लिए, ठीक है ना। तो मैं ओरिजिनल कंडीशन में ये मान लेता हूँ बेटा, ओरिजिनल कंडीशन V0 पे कि भाई साहब टेम्परेचर T था, तो 3 की जगह 3, R की जगह R, और T की जगह टेम्परेचर T, एंड मॉलिकुलर वेट जो था गैस का, क्योंकि तब N2 था,
तो N2 का था 28। ओके, फर्स्ट केस। सेकेंड केस में कह रहा है V डैश में 3R, टेम्परेचर कितना कर दिया गया है, ट्रिपल्ड, मतलब कि 3T हो गया टेम्परेचर। पहले T था, अब कितना हो गया, 3T हो गया। एंड इस टेम्परेचर के ट्रिपल करने से N2 मॉलिक्यूल जो है एक एटम में टूट गया है। मतलब पहले NN के जो 2 एटम थे वो अब टूट करके एक सिंगल एटम में ही एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, एक एटम फॉर्म में आ गया। मतलब अब 28 नहीं आएगा, अब यहाँ पे 14 आएगा। राइट। तो अब कह रहा है कि बताइए नई वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो चलिए थोड़ा सा करते हैं इसको। देखिए, आप 14 को क्या लिख सकते हैं, आप 14 को लिख सकते हैं 28/2। राइट। तो 14 को मैं लिखूंगा 28/2, ऐसा लिख दिया। और यहां पे मैंने 3 को अलग कर दिया, एक 3 अलग कर लिया, और यहां पे ले लिया 3RT। राइट। 3 × 3 9 हो जाएगा, तो ये 3RT हो गया। सो ये क्या चल रहा है बेटा, V डैश, नई वाली वेलोसिटी, और ये ओरिजिनल वेलोसिटी यानी कि पुरानी वाली वेलोसिटी है ना। यहाँ पे कहा नहीं गया है, मगर एक्चुअली ये VO का मतलब ओल्ड वाली है, पुरानी वाली वेलोसिटी है ना, ये जो लिखी है अपन ने। तो चलिए देखते हैं इसको। अब क्या कर सकते थे कि 2 पलट करके ऊपर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, √6, 3 × 2 = 6 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 3RT/28। राइट। बेटा 6 को आप रूट के बाहर निकाल लें, तो ये √6 हो जाएगा। और रूट के अंदर आपका 3RT/28 ही बचेगा। और 3RT/28 क्या था बेटा, V0 था, या V0 था, या V ओल्ड था। सो इट इज इक्वल टू, आंसर कितना बन गया, नई वेलोसिटी हो जाएगी V0 √6 या V0 √6। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। राइट। सो आंसर विल बी बी। तो बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इसकी लैंग्वेज में इन लोगों ने एक्सप्लेन नहीं किया है कि ओल्ड टाइम पे या फर्स्ट सीन में इसकी वेलोसिटी V0 थी या V0 थी। तो V0 इसकी ओरिजिनल वेलोसिटी थी, दैट वाज 3RT/m, एंड m इज इक्वल्स टू कितना था इसका, 28। बाद में ये एटम में टूट गई है, तो इसका 28 का हाफ हो गया। ओके, एंड टेम्परेचर 3 टाइम्स कर दिया, तो 3 × 2 = 6, रूट से 6 बाहर आ गया। सो आंसर हो गया √6 टाइम्स ऑफ V0। चलिए देखिए बच्चों, नेक्स्ट और वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, द वेलोसिटीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर V, 2V, 3V, 4V एंड 5V। आपको बोला गया है कि यहाँ पे RMS स्पीड फाइंड करना है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो सबसे पहले आपके पास में फॉर्मूला क्या है, इंडिविजुअल वेलोसिटी दी गई, इनका स्क्वायर कर दो। तो V² प्लस स्क्वायर करने के साथ साथ बीच में प्लस भी लगाइए, 2V² प्लस हियर 3V² प्लस हियर 4V² प्लस हियर 5V²। राइट। ये आपने स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाई, क्या करना आपको, जितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, 5 हो रहे हैं। और यहाँ पर आपको अंडर रूट भी कर देना है। ठीक है ना, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो रूट के अंदर यहाँ पे देखिए 1 + 4V²। अब देखिए सबसे V² कॉमन आएगा, V² + 4V²। तो मैं एक काम करता हूँ, V² कॉमन लेके बाहर रूट के V निकाल लेता हूँ, और अंदर मैं जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो पुट कर देता हूँ। 1 + 4 + 9 + हाउ मच, 16 + 25। ठीक है बेटा, 5 का स्क्वायर 25। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, एंड होल डिवाइडेड बाई कितना है, 5 है। सो V तो बाहर बैठा हुआ है, रूट के अंदर देखिए 16 और 9 25, और 25 25 50, और 50 और 5 55। तो बेटा 55 डिवाइडेड बाई 5। राइट। सो बेटा ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 11। सो आंसर कितना आ गया, V√11, या आप इसको लिख सकते हैं V × 11 की होल पावर 1/2। तो बेटा यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, आपको समझ में आ चुका होगा। ये आंसर डी होना चाहिए, बिकॉज इट विल बी V × 11 की होल पावर 1/2। राइट। तो नोट कर लीजिए, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर में भी हम, यही आंसर होगा इसका।
ये देख लीजिए v एक्चुअली ये 1/2 अपॉन में है, राइट। इसको सिंपली लिखा जाए तो दिस विल बी v√11। तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये लिखा हुआ है। डन। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्प्रिंग मोशन का है और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है, एसएचएम। दोनों पार्ट एसएचएम के हैं। दूसरा पार्ट, पहला पार्ट थोड़ा टेक्निकल है, ज्यादा टेक्निकल है, बट दूसरा पार्ट काफी इजी है। देखिए दूसरा पार्ट क्या कह रहा है। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए। बहुत बढ़िया बात है भाई। एक पार्टिकल जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एम्पलीट्यूड ए का परफॉर्म कर रहा है। तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, दो चीज ले सकते हैं। इसका एसएचएम का आप डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ले सकते हैं। इधर आप x इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी ले लें या y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। आपके ऊपर है, आपको जो लेना हो ले लीजिए। x एक्सेस में ले लें या y एक्सेस में ले लें, आपके एक एसएचएम इक्वेशन लेना है। एम्पलीट्यूड ए है, इसलिए हमने बच्चों यहाँ पर कैपिटल ए रख दिया है। दिस एम्पलीट्यूड इज कैपिटल ए। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इट्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। पहला क्वेश्चन, मीन पोजीशन से कितनी दूरी पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। चलिए, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, आपको निकाला गया है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ, ठीक है ना, एम, और इसके बाद वी स्क्वायर। तो क्या गया था, ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको क्या बताया गया था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो बेटा इसको रिलेट कर देंगे आप तो बड़े आराम से आपकी पोजीशन आ जाएगी, वाई की पोजीशन आएगी इसके टर्म्स में, ए के टर्म्स में, वही आपका आंसर बन जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इजी है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। एट व्हाट पॉइंट इट्स स्पीड हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। कह रहा है कि बताइए किस पॉइंट पर जो इसकी स्पीड है वो इसकी मैक्सिमम स्पीड का हाफ हो जाएगा। ठीक है ना, मैक्सिमम स्पीड की आधी हो जाएगी। तो यदि आप मैक्सिमम स्पीड को v लेते हैं तो आपको बताना है कौन सा पॉइंट है जिसमें इसकी नई वाली स्पीड मैक्सिमम स्पीड की हाफ हो जाएगी। तो आइए, दोनों क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, दोनों क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं, इनको करते हैं। देखिए इसका सोल्यूशन। देखिए, तो पहले वाले सीन में आपको क्या बताया गया है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी होती है E इक्वल टू 1/2 KY², राइट। इसी को आपसे बोला गया था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। और आप एम ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे कोई काम का नहीं है, इसलिए इसको कांस्टेंट के ले सकते हैं। पहले भी आपको बताया गया डेरिवेशन में, दिस इज डिनोटेड बाई हाफ KY², राइट। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ये दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। एंड काइनेटिक एनर्जी बच्चों आपने देखी है, वो भी हाफ से शुरू होती है, एम होता है ओमेगा स्क्वायर होता है, बट ब्रैकेट में यहाँ पे आता है एम्पलीट्यूड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो इसको आप लिख सकते हैं हाफ के, बिकॉज एम ओमेगा स्क्वायर को हम लोग के बोलते हैं, इस है ना, फोर्स कांस्टेंट। एंड दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये बेटा इक्वेशन नंबर 2, राइट। Here K is called force constant, restoring force constant. So as E K kinetic equal to potential, तो बेटा kinetic और potential को आप इक्वल कर दीजिए। हाफ K से हाफ K कैंसिल हो जाएगा। A स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, वाई स्क्वायर के। क्योंकि देखिए हाफ K से हाफ K दोनों में कैंसिल जा रहा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास में, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो यहाँ पे 2y स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा, राइट। सो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 2, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। सो वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बाई 2, प्लस और माइनस लगाना ना भूलें, प्लस माइनस आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर का रूट ए और इसका रूट 2। सो प्लस माइनस ए अपॉन रूट 2। तो दो पोजीशन होंगी जहां पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होगी, दैट इज प्लस माइनस ए बाई रूट 2। ये आ चुका हमारा आंसर। इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे मुझे भी याद है कि सॉल्व करने पर 1/√2 आता है 0.71, और ए की वैल्यू एज इट इज रख दीजिए। बाकी आप यहीं तक छोड़ के आएंगे तो आपका पूरा बिल्कुल सही है, राइट। सो बेटा आंसर क्या होगा, 0.71 टाइम्स ऑफ ए। दोनों एनर्जी कहाँ पे बराबर होंगी, जहां पर
0.71 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। हाँ, मीन पोजीशन के 0.71। आपने ग्राफ भी देखा था कि जिस समय हम लोग ग्राफ बनाए थे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का, तो आपने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है कुछ इस तरीके से बढ़ती है, एंड पोटेंशियल एनर्जी जो होती है कुछ इस तरीके से जाती है। ये देखिए, राइट। हाँ, तो एक फेज आता है कि जिस समय दोनों एनर्जी बराबर होती हैं। ये देखिए, ये वो फेज है, ठीक है ना। तो इसी पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट निकाला गया है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया है, y इक्वल टू a/√2। डन। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट इसमें क्वेश्चन में पूछा गया, एट व्हाट पॉइंट इज इट्स स्पीड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। कह रहा है कि बताइए वो कौन से पॉइंट है जहां पर इसकी स्पीड मैक्सिमम स्पीड की हाफ है। सो चलिए, हमने v मैक्स ले लिया है मैक्सिमम स्पीड, एंड दिस इज इक्वल्स टू v। सो v इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ v मैक्स, ठीक है ना। अब आपको देखिए, तो हम इनके करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, एंड हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम करा और हाफ वी मैक्स का स्क्वायर। सो सॉल्व करने पर 1/4 इंटू 1/2 एम वी मैक्स का स्क्वायर। क्लियर। ये क्या है बेटा, ये है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी केवल स्पीड पे ही डिपेंड करेगी, मास तो फिक्स है। तो लॉजिकली यहां पर क्या कर लिया गया, यहां पे निकाल लिया गया कि उस पॉइंट पर जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो 1/4 होगी। किसका होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का। ओके, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का। उस पॉइंट पर आपकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का कितना होगी, 1/4 होगी, राइट। अब ई के किसी भी पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट, इक्वल्स टू 1/4 ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, याद रखिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है जब पार्टिकल एकदम सेंटर पे होता है, राइट। जब पार्टिकल एकदम सेंटर पे हुआ करता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हुआ करती है। ये है काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, सॉरी ये वाला जो नीचे से ऊपर आ रहा है, राइट। या इसे हम ग्रीन कलर से कर देते हैं। सो ये बेटा आपका काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। अब मीन पोजीशन पे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो कितनी होती है, वो होती है हाफ के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, हाफ के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। यदि आप और जानना चाहते हैं कि सर ये क्यों होती है, तो ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, हमने डिराइव किया था, हाफ एम वी स्क्वायर। और v की वैल्यू कितनी होती है, v इक्वल्स टू होता है ओमेगा √a² माइनस वाई स्क्वायर, राइट। फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होने के लिए v मैक्सिमम होना चाहिए, और v मैक्सिमम जब होता है जिस समय y इक्वल टू 0 होता है, v मैक्सिमम एट y इक्वल टू 0 मीन पोजीशन पे। सो v इक्वल्स टू ओमेगा √a² माइनस 0 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा √a²। सो ये हो जाएगा ओमेगा इंटू ए ओमेगा। सो 1/2 m, ओके, v की वैल्यू रख दीजिए ए ओमेगा का होल स्क्वायर। अब ये कौन सी एनर्जी निकलेगी, दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, राइट। सो ये बन जाएगा हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। एम और ओमेगा स्क्वायर को साथ में ले लीजिए। सो ये बन जाएगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। नाउ एम ओमेगा स्क्वायर इज कॉल्ड के, फोर्स कांस्टेंट। सो क्या बन गया, हाफ के ए स्क्वायर। क्लियर। तो यहां पर हमको क्या देखने को मिला है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमको देखने को मिला है कि उसकी उस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जो हमने कितनी निकाली अभी 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 हमने निकाली है 1/2 के ए स्क्वायर, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को हमको सॉल्व करके y की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसी एक्सप्रेशन को। देखिए लेफ्ट साइड में क्या है, किसी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ के, ठीक है ना। क्या होता है फॉर्मूला,
हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू कितनी आ चुकी है, 1/8। या आपने देखा हो 1/2 बाहर था या 1/4 बाहर था, यस 1/4 बाहर था, 1/4 टाइम्स ऑफ, यस 1/4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यही था, ठीक ना। तो 1/4 टाइम्स ऑफ के मैक्स, ये है के मैक्स अपना। तो व्हाट इज के मैक्स बेटा, हाफ ऑफ के ए स्क्वायर, राइट। सो बेटा काटते जाओ, हाफ से हाफ कैंसिल, के से के कैंसिल, क्या क्या बच गया आपके पास में, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 4, राइट। वाई स्क्वायर को आप राइट साइड में लाइए, सो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। सो ये कितना हो जाएगा, 4a² माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू वाई स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर बिकम्स 3a² बाई 4। तो y इक्वल टू प्लस माइनस 3 का रूट आएगा √3, 4 का आएगा 2 और a का स्क्वायर a। सो आप इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस a√3/2 भी लिख लें आप, राइट। तो इन डिस्टेंसेस पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी, ओके, यही पर बोला गया था। सो आंसर √3/2, बस बिल्कुल सही यही है, y इक्वल्स टू प्लस माइनस √3/2a। क्लियर हो गया बच्चों। तो यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो कितना बोला गया था, हाफ होगी मैक्सिमम स्पीड का, राइट। यस, मैक्सिमम स्पीड का क्या होगी, हाफ होगी। अच्छा, इसको इस तरीके से करने के साथ साथ आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं। अब अभी तो आपने काइनेटिक एनर्जी के सेंस में किया है, अब आप दूसरे चाहें तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो स्पीड है, हमें वो पॉइंट बताओ जिन पर जो स्पीड है वो मैक्सिमम स्पीड का, वी मैक्स का कितना होना चाहिए, 1/2, हाफ होना चाहिए। एट व्हाट पॉइंट इट्स स्पीड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड, कह रहा किन पॉइंट पर जो स्पीड होगी मैक्सिमम स्पीड की हाफ होगी। अब बेटा आपको स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पीड का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये पता होना चाहिए आपको। तो बेटा ये नॉर्मल स्पीड की जगह ये रख दो आप, तो v इज इक्वल्स टू, यहाँ पे रख दिया आपने ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू वी मैक्स का हाफ, तो डिवाइड बाई 2। और मैक्सिमम स्पीड आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, मैक्सिमम स्पीड कब होती है, जिस समय y इक्वल टू 0 होता है, और y इक्वल टू 0 होने पर जो मैक्सिमम स्पीड निकलती है दैट इज इक्वल्स टू ए ओमेगा। तो यहां पर आप पुट कर दीजिए मैक्सिमम स्पीड इक्वल्स टू ए ओमेगा। चलिए ओमेगा से ओमेगा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। नाउ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a/2, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ का रूट हट जाएगा, a² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a²/4। नाउ वाई स्क्वायर लेफ्ट में राइट में जाएगा, सो a² माइनस a²/4। सो ये हो जाएगा 4a² माइनस a²/4 इक्वल टू a²। सो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, 3a²/4। सो y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3a²/4, तो कितना हो जाएगा, √3a/2। तो यहां से डायरेक्टली y की वैल्यू आपके पास में आ गई है √3a/2। आप ये भी यूज कर सकते हैं, एनर्जी के कंसेप्ट को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने डायरेक्टली, जब हमारे पास फॉर्मूला स्पीड का है तो हम फिर एनर्जी क्यों बनाएं, ठीक ना। तो हम डायरेक्टली बिना एनर्जी बनाए भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। डन। तो डायरेक्टली इससे हम जा सकते हैं स्पीड के फॉर्मूले से। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 32 का पहला पार्ट देखिए जो बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑन एन ओपन ग्राउंड अ मोटरसाइकिलिस्ट फॉलोज अ ट्रैक दैट टर्न्स टू हिज लेफ्ट बाय एन एंगल 60 डिग्री आफ्टर एवरी 500 मीटर, ठीक है, मतलब हर 500 मीटर के बाद ये 60 डिग्री से टर्न मार देता है, ठीक है ना। मतलब यूं चला और फिर ये 60 डिग्री से टर्न मार दिया, मतलब ये वाला एंगल बेटा 60 डिग्री है।
फिर यूं चला, चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, और फिर यहां से टर्न मार दिया इस तरीके से। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। ठीक। स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन टर्न, यहां से, ये पहला टर्न है इसका। हाँ। स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन टर्न, स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट एट द थर्ड। ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टर्न, गिवन टर्न, स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरिस्ट एट थर्ड, सिक्स्थ एंड एट्थ टर्न। क्लियर? आपको बताना है कि फ्रॉम अ गिवन टर्न मतलब कोई एक पोजीशन स्टार्ट कर लो, और उस पोजीशन से थर्ड टर्न यानी 1 2, और फिर तीसरा टर्न यहाँ पे मारेगा। ये पहला टर्न, यहाँ पे पहला टर्न, यहाँ पे दूसरा टर्न, और यहाँ पे फिर से कौन सा टर्न? तीसरा टर्न। राइट। तीसरे टर्न तक की डिस्प्लेसमेंट बतानी है, डिस्टेंस बतानी है। इसी तरीके से एट्थ टर्न की भी डिस्प्लेसमेंट बतानी है। तो ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, फिर इसके बाद यहाँ पर ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, और फिर ये आठवां, एट्थ। कह रहा कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द मोटरिस्ट इन ईच केस। चलिए, और फिर इसके बाद में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मतलब पहला फंडामेंटल हमारे पहले चैप्टर का, दूसरे चैप्टर का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। तो ये देखिए बेटा, ये डायग्राम है इस मोटरसाइकिलिस्ट का, इस तरीके से चल रहा है। बेटा ये पी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ये चला, क्यू पॉइंट पर आया, इसने पहला टर्न मारा, आर पे दूसरा टर्न। देख लीजिए टर्न ऐसे जा रहा था, इधर 60 का एंगल बना लिया, सीधे जा रहा था तो 60 का। तो मतलब जितने भी एंगल बनेंगे ओरिजिनल डायरेक्शन से 60 60 60 60 के ऊपर बनेंगे। राइट। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब याद रहे कि सिक्स्थ टर्न पे उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो अपनी पहली पोजीशन पे आ रहा है। देन उसके बाद सेवेंथ, एंड देन उसके बाद एट्थ। क्लियर बेटा? और क्योंकि ये 60 60 60 60 के एंगल पे काम हो रहा है, इसका मतलब हमें समझ में आ चुका है कि ये एक रेगुलर हेक्सागन है। बोलिए ये सुनो, डायग्राम से हमें क्लियर हो गया कि ये रेगुलर हेक्सागन है, और रेगुलर हेक्सागन की ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। पहली चीज तो हमें ये मिल गई, जो हमें ये देना नहीं चाह रहे थे। ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब सबकी सब साइड जो होंगी 500 मीटर। और क्वेश्चन में भी बोला है कि हर 500 मीटर पे ये टर्न मार रहा है, आई थिंक सो, है ना? हाँ, लिखा हुआ है हर 500 मीटर पे, एग्जैक्टली exactly. ठीक है। चलिए, द पाथ फॉलोड बाय द मोटरसाइकिलिस्ट इज अ रेगुलर हेक्सागन विथ साइड 500 मीटर एज शोन इन फिगर। लेट द मोटरिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट पी। मान लिया मोटरिस्ट बेटा पी पॉइंट से स्टार्ट करता है। द मोटरिस्ट हर टर्न क्या बनेगा बेटा? एस। पी, पी से स्टार्ट किया, पहला टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न। यहां से आपसे क्या बोला गया है बेटा? यहां आपसे बोला गया है कि आपको बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? ये जो साइड है ये 60 है, और ये वाली साइड क्या होती है? इसके पैरेलल होती है रेगुलर हेक्सागन में, और जस्ट डबल हुआ करती है। राइट। तो अगर ये 500 है तो ये कितनी होगी? जस्ट 1000 की। सो ये 1000 हो जाएगी। इट विल बी पी वी प्लस वी एस। राइट। क्योंकि देखा जाए तो दो पैरेललोग्राम बनते हैं, अगर आप देखना चाहें तो देखिए, एक पैरेललोग्राम नीचे नीचे और एक पैरेललोग्राम ऊपर। तो ये साइड दोनों इक्वल हो जाएंगी, तो इसके इक्वल ये है। सो 500 ये, तो ये भी 500, एंड 500 प्लस 500 इक्वल टू 1000। राइट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा? 1000। नाउ डिस्टेंस की बात कर लेते हैं अब। तो डिस्टेंस पहले यहां से यहां चला, फिर यहां से यहां चला, और फिर यहां से यहां चला। तो डिस्टेंस आ जाएगा 1500। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1500 मीटर। राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अब आते हैं, पहला पॉइंट तो हो गया है, फर्स्ट टर्न हो गया है।
अब सिक्स्थ टर्न पे बात की गई है, सिक्स टर्न पे, तो सिक्स टर्न पे मैंने बता ही दिया कि ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, तो सिक्स टर्न पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। एंड डिस्टेंस 6 बार चल चुका होगा, 6 पाथ चल चुका होगा, 6 पाथ आर देयर, सो टोटल 3000, राइट। नाउ सो सिक्स टर्म पे तो वहीं पर आ गया, तो सब कुछ खत्म। सिक्स्थ के बाद सेवेंथ पहुंचेगा क्यू पे, और ये पहुंचेगा आर पे, ठीक है ना। अब आपसे बोला गया है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो देखिए ध्यान से, दो एंगल्स, दो साइड्स आपकी यहाँ पे 60 डिग्री पर हैं, ये पी, ये वाली साइड और ये वाली साइड। देखिए ध्यान से, दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री होता है, ये वाला एंगल, दिस इज 60 डिग्री, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है। अगर ये 60 है, तो इसके पैरेलल भी क्या होगा बेटा, 60 होगा। अब आप लगा दीजिए पैरेललोग्राम लॉ से, सो ये निकल जाएगा इसका डायगोनल, जो इसका डिस्प्लेसमेंट देगा रिजल्टेंट। सो 60 डिग्री पर दो वेक्टर्स 500 के एक्ट कर रहे हैं, सो दे आर फॉर्मूला आपको पता होगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सो 500 स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 500 कॉस 60 की वैल्यू 1/2, सॉल्व कर दीजिए, ये 25,000 आ जाएगा। सो 25 25 25, आंसर अंडर रूट 75,000, दैट्स इट। इतना आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। और सॉल्व करना हो तो लीजिए, 25 × 3 × 100 मल्टीप्लाई बाय 100 × 10, तो बेटा 25 का 5 बाहर, 100 का 10 बाहर, और रूट के अंदर 30, राइट। सो आंसर विल बी 50√30। अब वट एवर जो भी आना हुआ है, आप मीटर लिख करके छोड़ाइए, दैट विल बी योर आंसर, राइट। नाउ डायरेक्शन, डायरेक्शन इक्वल्स टू पढ़ाया गया था बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, फॉर्मूला। तो यहाँ बी और ए तो सारे वेक्टर्स इक्वल हैं, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, राइट। क्लियर कि नॉट क्लियर बच्चों। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, करके ही बता दूं क्या, ये देखिए इसको सॉल्व कर देता हूँ। सो डायरेक्शन, रिजल्टेंट डायरेक्शन आपकी एट्थ टर्न पे, आई थिंक सो यहाँ पे डायरेक्शन भी पूछी गई होगी, स्पेसिफाई, हाँ, सिक्स्थ एंड एट टर्न, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द मोटरिस्ट इन ईच केस। नहीं बेटा, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं पूछी गई है, बिल्कुल नहीं पूछी गई है डायरेक्शन। यहाँ पे बिना बात के डायरेक्शन निकालने की कोशिश की जा रही है, ठीक है ना। यहाँ पे डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। चलिए देखिए, तो आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं, डायरेक्शन किस किस चीज की डायरेक्शन की बात हो रही है। ये देखिए, ये डायरेक्शन है, ये एंगल बीटा की बात हो रही है, ओके। इस एंगल बीटा की बात कर दी गई। चलिए तो रिवीजन के तौर पे इसको समझ लेते हैं, है ना, कुछ बुरा नहीं है। तो रिवीजन के तौर पे इसको हम एक्सप्लेन किए देते हैं। तो फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो चलिए टेन इनवर्स, आपने पढ़ा था टेन बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो दो वेक्टर है यहाँ पे, ये पहला वाला वेक्टर भी 500 का है, दूसरे वाले वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 500 है, बट एंगल इनके बीच का 60 डिग्री है। तो बी यानी कि ऊपर वाला 500 साइन 60 अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ए की वैल्यू भी कितनी है 500 प्लस 500 कॉस 60, राइट बेटा। अब ऊपर से 500 इंटू साइन 60 कितना होता है, √3/2, एंड हियर 500 अब कॉमन ले लें, तो 1 प्लस 500 कॉमन आ गया, कॉस 60 इक्वल टू कितना 1/2, 500 से 500 कैंसिल, सो 10 बीटा इज इक्वल्स टू ऊपर √3/2 और नीचे 1 प्लस 1/2 मीन्स 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो 10 बीटा इज इक्वल्स टू √3/3। बेटा √3, देखो √3 है, और 3 को आप √3 इंटू √3 टू टाइम्स लिख सकते हो, 1 टाइम्स √3 में भी कैंसिल, एंड हियर इट विल बी 1/√3, सो 10 बीटा इक्वल्स टू 1/√3, और यू कैन से बीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, राइट। सो बीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, दिस इज योर आंसर। अब बात की जा रही है कि डिस्टेंस कितना होगा, तो देखिए टोटल एक राउंड आपने 6 चक्कर तो मार ही दिए, उसके बाद 2 टर्न आपने और मार दिए यहाँ तक आने के लिए, यहाँ तक टोटल आने में आपने 5 6 3000, यहाँ तक आए तो 500 और चले गए,
और 500 मोर, तो मतलब 500 इंटू 8, तो 500 इंटू 8 इक्वल टू 4000, राइट। तो फिर टेबल बना करके हर टर्म में 1000, 1500 डिस्टेंस, 6 टर्म में डिस्प्लेसमेंट 0 एंड डिस्टेंस 3000, 8th टर्म में जो डिस्प्लेसमेंट हमने निकाली थी उसको आप यहाँ पे लिखेंगे 50√30 मीटर, राइट, एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी 4000। क्लियर? तो देखा बच्चों, आपने कोई कठिन सवाल नहीं है, बहुत इजी सवाल है, बस दिखाने का तरीका बहुत भयंकर है सवाल को, ठीक है ना। क्वेश्चन काफी इजी है। तो बच्चों अब हम आ चुके हैं अपने इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की तरफ, और ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पे। व्हाट इज अ प्रोग्रेसिव वेव? प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। एक प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव के लिए रिलेशन आपको डिराइव करना है। तो सबसे पहले समझते हैं प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है। A wave that travels from one point of the medium to another point is called a progressive wave. Progressive मतलब जो वेव आगे की ओर बढ़ते ही जाए, उस वेव को क्या बोलते हैं बेटा? प्रोग्रेसिव वेव, जो प्रोग्रेस करते ही जाए, राइट। प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, if during the propagation of wave through a medium, the particle of the medium vibrates simple harmonically about their mean position, then wave is said to be प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। देखिए ये कहा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है, वो सिंपल हार्मोनिकली वाइब्रेट कर रहा है, मतलब एक पेंडुलम है जैसे, राइट बेटा। अब ये पेंडुलम अगर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, तो देखिए जैसे ये यहां से स्टार्ट हुआ, राइट। सो ये जब यहां से स्टार्ट हुआ तो इसका टाइम पीरियड कितना था? 0। टाइम पीरियड 0 था और इसका डिस्प्लेसमेंट भी कितना था? 0। जब ये यहां से यहां पहुंचा सिंपल हार्मोनिकली, तो इसका टाइम पीरियड स्मॉल टी इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/4। ओके, एंड इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो प्लस ए हो गया, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में ये चला गया, राइट। और फिर ये वापस आता है, अभी तो ये आगे गया, अब ये वापस आता है, जिसको मैं रेड पेन से एक्सप्लेन करता हूँ, और साथ ही साथ में यहाँ इसके मैं प्रोग्रेस की वेव बनाते जाता हूँ। देखिए शुरुआत में ये टाइम एक्सेस है, यहाँ पर टाइम कितना है बेटा आपके पास में? 0, राइट। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का मार्जिन है प्लस ए, और ये अपोजिट डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड का मार्जिन है माइनस ए। तो आपको दिख रहा है कि टाइम टी इक्वल टू 0 से टाइम टी इक्वल टू t/4 में 1/4 ऑफ टाइम में ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम ट्रेवल कर गया। बताइए कर गया कि नहीं कर गया? तो ये बेटा क्या है? ये एसएचएम करता हुआ पार्टिकल है मीडियम का, और ये मीडियम में प्रोपोगेट होने वाली वेव है, राइट। तो यहाँ आप पार्टिकल को देखिए और यहाँ आप वेव को देखिए, दोनों एक ही साथ काम कर रहे हैं। अब मैं रेड कलर से डायग्राम को बना रहा हूं, देखिए अब ये पार्टिकल यहाँ तक एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने के बाद वापस आया फिर से मीन पोजीशन पे, राइट, यस और नो। सो टाइम इज इक्वल्स टू, अभी 1/4 टाइम था, 1/4, अब 2/4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t/4, एंड इट इज कॉल्ड t/2, राइट। तो देखिए हाफ टाइम में वेव फिर से मीन पोजीशन को टच कर गई देखिए, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है कितना हो गया? 0 हो गया, राइट, 0 हो गया। अब ये बैक साइड में जाएगा बेटा, ये बैक साइड में अब जाने की तैयारी है, देखिए इसकी, ये बैक साइड में गया पीछे की ओर, एक्सट्रीम पोजीशन को टच कर लिया। अच्छा, यहाँ पर लिखा नहीं मैंने रेड पेन से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया था? 0 हो गया था, राइट। अब वापस आ गया है, ये देखिए एक्सट्रीम पॉइंट पर आ चुका है। नाउ व्हाट इज टाइम टी? टाइम टी इक्वल टू ये बेटा 3t/4, बिकॉज ये थर्ड टाइम चल रहा है, ये सोनो है ना। तो 3t/4 पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगा x इक्वल टू हाउ मच बेटा? -a। एक्सट्रीम पे पहुंच चुका है -a पे, यस और नो। सो x इक्वल टू -a, तो बेटा 3t/4 पे ये देखिए यहाँ पे टाइम कितना हो चुका है? 3t/4, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना टच हो चुका है बेटा?
माइनस ए। देख रहे हैं आप पार्टिकल का बिहेवियर, और देख रहे हैं आप बच्चों वेव का बिहेवियर। बिल्कुल एसएचएम उधर हो रहा है और यहाँ पे करस्पॉन्डिंगली वेव जनरेट हो रही है ना बच्चों। ओके, और यहाँ पे टाइम कितना हो गया था, t/2। अब लास्ट हम आने वाले हैं, तो लास्ट को मैं आपको ब्लैक कलर से या पिंक कलर से शो कर देता हूँ। चलिए, तो पिंक कलर से ये देखिए, अब पार्टिकल फिर एक्सट्रीम से वापस आ गया अपनी मीन पोजीशन की तरफ। ओके, और मीन पोजीशन पर जब आएगा पार्टिकल, तो टाइम कितना हो जाएगा, कंप्लीट वन टाइम पीरियड स्मॉल t इज इक्वल्स टू कैपिटल T। तो ये देखिए एक टाइम पीरियड में आ चुका है यहाँ पे, राइट। एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। व्हाट इज x हियर, 0। क्लियर। अगेन हियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। तो आपने देखा, अब ये बार 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 ये मोशन परफॉर्म होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा। और ये वेव जो है इसी तरीके से मीडियम में प्रोग्रेस करती रहेगी कि नहीं करती रहेगी। सो दैट्स व्हाई दिस वेव इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव। क्लियर, प्रोग्रेसिव वेव। और क्योंकि पार्टिकल यहाँ पे एसएचएम कर रहा है, एज द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम, दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस वेव इज कॉल्ड प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। बोलिए क्लियर है बच्चों। सो इस वेव का नाम क्या पड़ जाता है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव आपको समझा दी गई यहाँ पे, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। ठीक है ना। एक चीज और आपको यहाँ पे समझना चाहिए कि वर्ड हार्मोनिक क्यों आता है। वर्ड हार्मोनिक क्यों आता है बेटा, जहां पर ये आइडियल बिल्कुल एक के जैसे, जैसे ये पहला बंडल बना आपका, उसके बाद आपका दूसरा पैकेट बिल्कुल वैसे का वैसे ही रिपीट हो रहा है, आइडियल पैकेट, तो बेटा ये जो कहलाते हैं ना, इनको हार्मोनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इनको, हार्मोनिक्स। हाँ, ये जो जुड़वा पैदा हो रहे हैं बेटा, इनको हार्मोनिक्स कहा जाता है, राइट। ओके, क्लियर। सो दिस इज कॉल्ड प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। क्लियर है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें इस चैप्टर में इसका रिलेशन पढ़ना, इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पढ़ना, राइट। चलिए, तो इसका हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बनाते हैं, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव का डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। Displacement relation for a progressive harmonic wave. Suppose a simple harmonic wave start from the origin O and travels along the positive direction of x-axis with speed v. Suppose at t equal to 0, the particle at the origin O passes through its mean position. Then displacement of the particle at the origin 0 at any time is given by. Then the displacement of the particle at the origin OX equal to 0 at any time is given by y 0t is equals to a sin ओमेगा t। देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इस चीज को समझना, यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कोई पार्टिकल है, वो एसएचएम कर रहा है, ठीक है ना। अब उस पार्टिकल का टाइम टी पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो आप कैसे दे पाएंगे। टाइम टी पर उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, राइट। और ये हमने आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन में ड्राइव भी करवाया था। उस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। यहाँ पर टी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट दी जा रही है, मतलब ये रिलेशन टाइम डोमेन में है। मैं क्या क्लियर करना चाह रहा हूं, मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूं कि अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है मीडियम का, तो किसी टाइम टी पर इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा y, वो कैसे दिया जाएगा बेटा, इसके इक्वेशन से। और इक्वेशन आपने पढ़ा है y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। सही है, राइट और रॉन्ग, राइट। बच्चों यहाँ पे a क्या है, a इज द एम्पलीट्यूड एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल, जो आपको बताया गया था, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है ना। ये तो आपने देख लिया वेव का इक्वेशन। टाइम टी पर, किसी भी टाइम टी पर आपने वेव का इक्वेशन देख लिया, जैसे यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर ये वेव जो है, इसके मीडियम से डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल का y है,
तो y डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा a sin ओमेगा t। बहुत अच्छी बात है। कंसीडर अ पार्टिकल p ऑन x एक्सिस इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम o। देखो बेटा, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट y है, राइट, मगर वेव कहां तक पहुंच गई है चलते हुए बेटा? x तक। पार्टिकल y तक डिस्प्लेस हुआ है, डिस्प्लेसमेंट तक y तक गया है पार्टिकल, बट वेव कहां तक रीच कर गई है बेटा? x डिस्टेंस तक। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? ओके, तो x डिस्टेंस तक अगर वेव चली जा चुकी है, कंसीडर द पार्टिकल p ऑन x एक्सिस एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम o as each particle receive disturbance at a finite at a definite time later its predecessor, so phase difference increases with x. If phi is the phase lag of p with respect to o, then displacement of the particle at point p at time t will be y xt equals to a sin omega t minus phi। बच्चों यहां पर ये कहा जा रहा है कि जब ये डिस्टरबेंस t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम पे, तो फेज एंगल कितना था? 0 था। बट यहां से लेकर के यहां तक डिस्टरबेंस पहुंचते समय इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस आ जाएगा, फेज लैग आ जाएगा। मतलब ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट P पर जो पॉइंट है, ये इस वाले पॉइंट के कंपैरिजन में पीछे चल रहा है। और कितना पीछे चल रहा है? हमने मान लिया कि ये वाला जो पॉइंट है वो फाई पीछे चल रहा है, एंगल फाई पीछे चल रहा है, राइट। तो इस पोजीशन पर वेव का जो सही इक्वेशन क्या बनेगा? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। क्लियर है बेटा? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। यदि आपको नहीं क्लियर हुआ है तो चलिए मैं और क्लियर कर देता हूं। देखिए बेटा, ये आपके पास डोरी तनी हुई है, राइट। आपने t इक्वल टू 0 पर डोरी को जर्क किया, तो ये वाला पॉइंट उठेगा बेटा? बोलिए यस और नो। अब ये पॉइंट उठते उठते थोड़े देर के बाद डिस्टरबेंस इस पॉइंट को पहुंचेगा, मतलब ये जो पॉइंट है सबसे पहले इसको मिलेगा। तो जब इसको मिला बेटा तो t इक्वल टू 0 था, राइट यस और नो। और थोड़ी देर बाद इस पॉइंट को मिलेगा तो ये पॉइंट इधर चला जाएगा ऊपर की ओर। थोड़ी देर बाद और अगले पॉइंट को मिलेगा तो ये वाला पॉइंट ऊपर की ओर चला जाएगा डिस्टरबेंस होकर के। क्लियर कि नॉट क्लियर? बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे कि ये वाला पॉइंट t इक्वल टू 0 पे उठा है, मगर ये वाला पॉइंट t इक्वल टू 0 पे नहीं उठा है, वो थोड़ी देर बाद उठेगा। आगे वाला और थोड़ी देर बाद उठेगा, यस और नो। तो अलग अलग टाइम पे ये उठेंगे, और जब अलग अलग टाइम पे उठेंगे तो इनके फेज एंगल भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे, ठीक है ना। इनके फेज एंगल भी अलग अलग होंगे। यस, तो यहां पर यही कहने की बात की जा रही है कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, है ना। किसी भी पॉइंट के लिए यदि बात की जा रही है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे x देखा जा रहा है तो आई थिंक x आएगा। सो x, हाँ, y t इक्वल्स टू वाई टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। बच्चों y ही रहेगा। अब आइए देखते हैं x को इन्वॉल्व करते हैं। x को हम इन्वॉल्व करते हैं। x को कैसे इन्वॉल्व करेंगे? देखिए, देखिए बेटा, ये यहां से ले करके यहां तक, ठीक है। देखिए यहां से ले करके यहां तक पार्टिकल का एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो रहा है, तो एंगल कितना है बेटा? 2 पाई। और 2 पाई एंगल के लिए मीडियम में वेव कितनी लेंथ ट्रेवल कर गई है? लैम्डा डिस्टेंस पे, यस और नो। सो यू कैन से कि 2 पाई फेज एंगल के लिए, फॉर अ फेज एंगल 2 पाई, the length of the wave travel in a medium is how much? Lambda. Very good. For 2 pi angle difference, there is a length of wave is equals to lambda. So बेटा 1 रेडियन के लिए जो वेव बनेगी that is equals to 2 पाई। 1 रेडियन के लिए जो पाथ बनेगा
दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 पाई। क्लियर? तो फाई रेडियन के लिए जो पाथ बनेगा दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू फाई अपॉन 2 पाई। राइट? इसको आप लैम्डा अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई बाई फाई भी लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो यहां पर आपके पास में जो फाई बनेगा, देखिए अब हमको यहाँ पे फाई चाहिए है ना? सो फाई के लिए 2 पाई रेडियन के लिए लैम्डा पाथ हो रहा है। सो 1 रेडियन के लिए लैम्डा बाई 2 पाई पाथ होगा। सो 5 रेडियन के लिए 5 इंटू लैम्डा बाई 2 पाई। बिल्कुल सही बात है। 5 रेडियन के लिए लैम्डा बाई 2 पाई पाथ बनेगा। ठीक है, इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसको दूसरे नजरिए से देखिए। देखिए, एक तरफ आपने देखा कि 2 पाई रेडियन के लिए कितना पाथ बनेगा, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी, लैम्डा। एक नजरिए से आपने ये देखा इसको कि 2 पाई एंगल के लिए लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल होगी, तो 1 यूनिट एंगल के लिए लैम्डा अपॉन 2 पाई डिस्टेंस ट्रेवल होगी। चलिए अब इसको दूसरे तरीके से देखिए कि लैम्डा डिस्टेंस के लिए कितना एंगल बनेगा, 2 पाई। तो यूनिट डिस्टेंस के लिए कितना एंगल बनेगा, 2 पाई बाई लैम्डा। यूनिट डिस्टेंस के लिए 2 पाई बाई लैम्डा एंगल बनेगा। सो एक्स डिस्टेंस के लिए कितना एंगल बनेगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स। एक्स डिस्टेंस के लिए कितना एंगल बनेगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो एक्स डिस्टेंस के लिए 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स एंगल बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? और अभी आप देख रहे हैं कि जब ये वेव पॉइंट पी पर है तो इस वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, एक्स। और एक्स डिस्टेंस के लिए हमने जो एंगल माना है वो कितना माना है, फाई माना है ना, एंगल ऑफ लेग फाई माना है। और एक्स डिस्टेंस के एंगल को ही हमने क्या बोला है, 2 पाई बाई लैम्डा। इसका मतलब जो फाई है दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स ही है। राइट? तो जो हमारे पास इक्वेशन बन रहा था y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाई, तो जो हमारे पास इक्वेशन बन रहा था y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, बना कि नहीं बना बेटा? y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस कितना, फाइव। तो अभी हमने फाई की वैल्यू कितनी निकाली है, 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाई बाई एक्स। क्लियर बेटा? बेटा 2 पाई बाई लैम्डा एक कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं k, एंड इट इज कॉल्ड के एक्स। 2 पाई बाई लैम्डा बेटा यहाँ पे कांस्टेंट होता है, इसको हम बोलते हैं k। हियर k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा कॉल्ड एंगुलर वेव नंबर, या इसी को बोलते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट। इट इज कॉल्ड एंगुलर वेव नंबर और इट इज कॉल्ड प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो बच्चों यहाँ पे डेफिनेशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाई एंगल के लिए डिस्टेंस कितनी है बेटा, 2 पाई बाई लैम्डा एक्स, एक्स राइट, 2 पाई बाई लैम्डा एक्स। सो y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। k is what, k is equals to 2 pi by lambda. It is called angular wave number. What it is called, angular wave number, या इसी को बोलते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ठीक है बेटा? तो ये बन गया आपका प्रोग्रेसिव वेव का रिलेशन। दिस इज द रिलेशन फॉर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। राइट? अब इसको आप और ज्यादा मैनिपुलेट कर सकते हो, हेर फेर इसमें कर सकते हो। कैसे, y इज इक्वल टू ए साइन, अगर बेटा यहाँ पे ओमेगा की जगह आप वैल्यू रख दोगे 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। ठीक है ना?
टू पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी एंड टू पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। अब यहां से आप टू पाई को कॉमन ले लें, तो टू पाई कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, टी बाई टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। सो ओके, सो ये बन गया अपने पास एक रिलेशन, ए साइन टू पाई बाई टू पाई कॉमन स्मॉल टी बाई कैपिटल टी माइनस एक्स बाई लैम्डा। अगर आप यहां से, चलिए इसको मैं लिख ही देता हूं, देखिए y इज इक्वल्स टू ए साइन, बेटा आप एक काम करिए, टू पाई भी कॉमन ले लें और कैपिटल टी भी कॉमन ले लें, राइट। अगर आपने टू पाई भी कॉमन ले लिया, टी भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो अकेला टी बन गया। यहाँ पर क्या बन गया बेटा, यहाँ पर आपके पास टू पाई तो कॉमन आ चुका है, और टी आपने खुद से कॉमन निकाला जबरदस्ती, तो आपको टी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टी का मल्टीप्लाई और लैम्डा नीचे, राइट। आप जानते हैं वेव की स्पीड v इज इक्वल्स टू होता है लैम्डा बाई टी, v इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई टी। तो बेटा t अपॉन लैम्डा क्या कहलाएगा, 1/v। तो बेटा यहाँ पे पुट कर दीजिए y इज इक्वल्स टू ए साइन टू पाई बाई टी स्मॉल टी माइनस एक्स अपॉन वी, क्योंकि देखिए यहाँ पे t अपॉन लैम्डा बैठा हुआ है, एंड t अपॉन लैम्डा इक्वल टू 1/v। तो वेव का एक फॉर्मूला ये हो गया, स्मॉल t माइनस एक्स अपॉन वी। क्लियर। तो ये देखिए बेटा स्मॉल टी माइनस एक्स अपॉन वी। क्लियर बच्चों। अब यहां से यदि आप एक काम और कर सकते हैं कि यहां से यदि आप टी को अंदर भेज दें, ओके, और लैम्डा को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, कुछ ऐसा कर दें, है ना, तो आपके पास में एक रिलेशन ये बन रहा है, टू पाई बाई लैम्डा यहाँ पे कर दिया गया है। तो आपने क्या कर दिया है, इस कैपिटल टी को अंदर भेज दिया है और लैम्डा आपने कॉमन ले लिया है, ठीक है ना। तो इसको मोर बेटर आप यहां से देख सकते हैं, इधर से देख सकते हैं, टू पाई अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा से। चलिए तो आपको यदि मैं लैम्डा बाहर लेके दिखाता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप लैम्डा बाहर लेना चाहते हैं तो आप यहां से लें, टू पाई बाई टी है। अगर आप यदि लैम्डा बाहर लेना चाहते हैं तो इस इधर वाली सिचुएशन से लैम्डा बाहर ले लें। देखिए ए साइन, ऊपर से आपने टू पाई कॉमन ले लिया और नीचे से लैम्डा कॉमन ले लिया, राइट। तो ऊपर से टू पाई कॉमन आ चुका है, इधर पे लैम्डा है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लैम्डा टी बाई कैपिटल टी माइनस टू पाई भी लैम्डा, टू पाई भी कॉमन, लैम्डा भी कॉमन, एक्स, ये बन जाएगा बेटा। ये देखिए अगर आप लैम्डा कॉमन ले रहे हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगा। ये देखिए, तो ए साइन टू पाई बाई लैम्डा, स्मॉल लैम्डा, लैम्डा अपॉन टी इंटू टी माइनस एक्स। ठीक है बच्चों। और लैम्डा बाई टी को क्या बोलते हैं आप, वी बोलते हैं। लैम्डा बाई टी को क्या बोल सकते हैं, वी बोल सकते हैं। सो ये बन गया ए साइन टू पाई बाई लैम्डा, लैम्डा बाई टी बन जाएगा वी टी माइनस एक्स। ये बन गया ए साइन टू पाई बाई लैम्डा वी टी माइनस एक्स। तो ये बन गया ये फॉर्मूला हमारे पास चौथे नंबर का फॉर्मूला। तो बच्चों ये हमारा प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का फाइनल इक्वेशन है, ठीक है ना, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का फाइनल इक्वेशन। कितने सारे इक्वेशंस हमने यहाँ पे निकाल लिए बच्चों, बहुत सारे इक्वेशन निकाले हमने, ठीक है ना। मेन इक्वेशन बट हमारा ये था, सब कुछ इसी से हुआ है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, राइट, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और ये तब होगा वेव का इक्वेशन जब आपकी वेव टी इक्वल टू जीरो पे स्टार्ट हुई है। अगर किसी फाइव इनिशियल फेज एंगल पे आपकी वेव स्टार्ट होगी तो आपका इक्वेशन क्या चलेगा बेटा, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस एक फेज एंगल भी चलेगा, इनिशियल फेज एंगल, दैट इज कॉल्ड फाई नॉट, ठीक है ना। तो आपका मेन इक्वेशन ये बन गया। अब बेटा देखिए आपको प्रूफ करने में कुछ भी मांगा जा सकता है, चाहे आपको ये मांग ले, चाहे ये मांग ले, चाहे आपसे ये पूछ लिया जाए, चाहे आपसे ये पूछ लिया जाए, है ना, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद करना तो पॉसिबल नहीं है बेटा, इसको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। बस मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि शुरुआत में आपने क्या किया, आपने सबसे पहले टाइम टी इक्वल टू जीरो पे वेग ले लिया, ए साइन ओमेगा टी ले लिया बाई इक्वल टू, फिर आपने इंट्रोड्यूस किया कि अगर वेव किसी डिस्टेंस एक्स तक पहुंच रही है
तो एक फेज एंगल में कमी आ जाएगी यहाँ पे, तो y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। फिर फाई की वैल्यू आपने यहाँ पे x के टर्म में इंट्रोड्यूस कर दी, राइट। तो फाई की वैल्यू आपने यहाँ पे x के टर्म में इंट्रोड्यूस कर दी, जो कि आपकी बन गई थी फाई इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू एक्स। तो फाई की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी ए साइन, है ना, ओमेगा टी माइनस लैम्डा बाई 2 पाई इंटू एक्स। और लैम्डा बाई 2 पाई को आपने किसका नाम दे दिया, के का नाम दे दिया, राइट। लैम्डा बाई 2 पाई, एक मिनट, लैम्डा बाई 2 पाई था कि 2 पाई बाई लैम्डा था, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं। 2 पाई बाई लैम्डा था, सॉरी, ये लैम्डा बाई 2 पाई नहीं था, दिस इज 2 पाई बाई लैम्डा। ओके, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। सो यहाँ पे आ गया 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, ये हो गया, राइट। और हो गया, इसे के का नाम दे दिया आपने, तो y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, इसको के बोल दिया गया। सो दिस विल बी के एक्स, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो बच्चों एक रटने का तरीका आपको बता रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस। तो बेटा जैसे भी आपको कभी फेज डिफरेंस फाई के बारे में पूछा जाए, तो आपको चाहिए क्या है बेटा, आपको एंगल चाहिए है, तो ऊपर पुट कर दो एंगल 2 पाई। फिर पाथ डिफरेंस बनाना है ना, तो पाथ डिफरेंस किसके टर्म्स में आएगा, एक्स के टर्म में। और एक्स को कौन कैंसिल करेगा, डिस्टेंस को डिस्टेंस कैंसिल करेगी, तो एक्स से ये आ जाएगा, राइट। तो ये फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन है। अब इसी का उल्टा पाथ डिफरेंस, बेटा इसको डेल्टा एक्स बोलते हैं या एक्स भी बोलते हैं। ये कैसे आएगा, देखो बेटा आपको ऊपर पाथ चाहिए है, डिस्टेंस चाहिए, तो ऊपर कर दो लैम्डा, नीचे क्या कर दो बेटा यहाँ पे 2 पाई। और 2 पाई एंगल है, किसको कैंसिल करेगा बेटा, फेस को कैंसिल करेगा, एंगल एंगल फेस। तो बेटा कभी नहीं भूलेगा आपको, है ना, इस तरीके से। मतलब जो चीज आपको लाना है उसको ऊपर रखो, बाकी को कैंसिल करने के लिए योजना बना लो।